उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। दिस इज़ फ़हाद अमीन, योर लेक्चरर फॉर ACCA CA एंड ICAW। अच्छा स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा एरिया है ये ACCA वालों के लिए। आप पेपर दो, A1 का पेपर दो, आप MA2 का पेपर दो, या आप F2 का पेपर दो। फेवरेट एरिया है आज हम वो पढ़ने जा रहे हैं, विच इज़ ओवरहेड कॉस्टिंग। शुरू करने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि ओवरहेड्स क्या होते हैं। जैसे हम लोगों ने शुरू में पढ़ा था कि ओवरहेड्स आर एक्सपेंसेस दैट आर आइदर इनकर्ड फॉर प्रोडक्शन और नॉन प्रोडक्शन एक्टिविटीज। हमने ये चीज़ पहले पढ़ी थी कि ओवरहेड्स वो तमाम एक्सपेंस में प्रोडक्शन एक्टिविटीज या नॉन प्रोडक्शन एक्टिविटीज के लिए इनकर करता हूँ। अच्छा, अब ओवरहेड की कॉस्टिंग क्या होती है? अब इस कॉस्टिंग में मेरे पास दो चीजें आ जाती हैं। हाउ टू चार्ज, यानी कि आपको अपने ओवरहेड को चार्ज कैसे करना है प्रोडक्ट पे, एंड हाउ मच शुड बी चार्ज्ड, और कितना ओवरहेड जो है वो चार्ज होना चाहिए है प्रोडक्ट पे। जब बस तीसरी एक चीज आएगी बिटवीन 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 ओवरहेड्स एंड एक्चुअल ओवरहेड्स। ओवरहेड से ज्यादा मैं ये कर सकता हूँ, डिफरेंस बिटवीन एंड एक्चुअल ओवरहेड्स। ये मेरे पास क्या आ जाएगा? ये तीन चीजें हैं जो मुझे अपने ओवरहेड कवर करनी है। ओवरहेड कॉस्टिंग शुरू करने से पहले एक समरी देख लेते हैं कि हमें इसमें क्या क्या पढ़ना होगा। पहली चीज आ जाती है मेरे पास कॉस्ट सेंटर। ये ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग में। फिर मेरे पास आ जाता है एलोकेशन, अपोर्शनमेंट एंड रीअपोर्शनमेंट। ये बेसिकली है हाउ टू चार्ज, मुझे कैसे चार्ज करना है अपने ओवरहेड को अपने डिपार्टमेंट्स पे और अपने प्रोडक्ट पे। और फिर उसके बाद मेरे पास आ जाता है ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट। ये है बेसिकली हाउ मच शुड बी चार्ज। और फिर तीसरी चीज है मेरे पास ओवर एब्जॉर्प्शन या अंडर एब्जॉर्प्शन ऑफ ओवरहेड्स। ये है बेसिकली मेरे पास ये तीन चीजें जो है मेरे पास बेसिक हैं फॉर ओवरहेड्स। अच्छा, ये तीन चीजें मेरे पास प्रोडक्शन ओवरहेड्स में भी होंगी और यही चीज मेरे पास में दोबारा होगी। तो ये पूरा प्रोसेस जो मैं प्रोडक्शन ओवरहेड में करूंगा, यही मैं नॉन प्रोडक्शन ओवरहेड में भी करता हूँ। और फिर उसके बाद मेरे पास आ जाता है बिल्कुल अलग लेवल ऑफ ओवरहेड्स, विच इज एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग एंड मार्जिनल कॉस्टिंग। ये ओवरहेड से ज्यादा मैं कहूंगा कि ये कॉस्टिंग मेथड्स हैं या टेक्निक्स हैं। आपको अपना कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम किस तरीके से चलाना है, ये तो बिस्मिल्लाह करते हैं अपने ओवरहेड कॉस्टिंग को। सबसे पहले आते हैं कॉस्ट सेंटर पे कि कॉस्ट सेंटर क्या होता है। जैसे हमने पहले रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग में डिपार्टमेंट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉस्ट ओनली। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का एक ऐसा काम या एक ऐसा डिपार्टमेंट जो कॉस्ट सेंटर कहलाता है। फिर मैंने आपको बताया था कि कॉस्ट सेंटर में पास दो तरह के होते हैं, एक होता है प्रोडक्शन कॉस्ट सेंटर और एक होता है सर्विस कॉस्ट सेंटर। प्रोडक्शन कॉस्ट सेंटर और सर्विस कॉस्ट सेंटर क्या होता है? प्रोडक्शन कॉस्ट सेंटर एक ऐसे कॉस्ट सेंटर को लिंक्ड होता है इन्वॉल्व होता है प्रोडक्शन एक्टिविटीज में। एक ऐसा कॉस्ट सेंटर जो इन्वॉल्व होता है किसमें? प्रोडक्शन एक्टिविटीज में। फॉर एग्जाम्पल असेंबली, फिनिशिंग, फॉर्मिंग, पैकेजिंग एंड पॉलिशिंग, क्वालिटी कंट्रोल भी आ सकते हैं, तो हम लेकर जा सकते हैं। फिर आते हैं सर्विस कॉस्ट सेंटर पे। सर्विस कॉस्ट सेंटर एक ऐसे कॉस्ट सेंटर सिर्फ प्रोडक्शन वालों की असिस्टेंस के लिए बनाया जाता है। फॉर एग्जाम्पल कैंटीन, वेयर हाउस,
आपने अपने फैक्ट्री में कोई मस्जिद बनवा दी, मेंटेनेंस डिपार्टमेंट है एक पूरा, एक रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट है पूरा, प्लानिंग डिपार्टमेंट है। अच्छा 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 अच्छा, अब बात करते हैं एलोकेशन क्या होती है। सबसे पहले देखो देखो एलोकेशन समझाने से पहले एक छोटी सी बात करते हैं। फर्ज करो, जस्ट सपोज फॉर अ मोमेंट कि आप हो और आपके पेरेंट्स हैं। आपको उन्होंने बचपन से पढ़ाया और अब आप इतने बड़े हो गए। बचपन से लेकर हायर सेकेंडरी स्कूल तक, हायर सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट तक आपके पेरेंट्स ने आपको पढ़ाया। अब उसमें वो ऊपर वो सारा का सारा खर्चा आप ही की शख्सियत के लिए था। इट इज ओनली फॉर योर सेल्फ। तो वो सारा का सारा खर्चा बेसिकली आपके अकाउंट पे जा रहा था, और आपके पेरेंट्स को पता है कि हाँ भाई बचपन से लेकर अब तक उन्होंने आपके ऊपर इतना खर्चा किया है, और वो सारा खर्चा उन्होंने आपके अकाउंट में से पहले से उन्होंने बता दिया कि इतना खर्चा हुआ है। एक प्रोसेस जिसमें मैं डिपार्टमेंट वाइज पहले से बता सकूं कि ये खर्चा इस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट का है, इसे एलोकेशन कहा जाता है। एक ऐसा प्रोसेस जो मैं डिपार्टमेंट वाइज आपको बता सकूं कि ये खर्चा पर्टिकुलर इसी डिपार्टमेंट पर किया गया है, ये क्या कहलाता है? एलोकेशन कहलाता है। फॉर भाई मैं कहता हूं कि स्टोर्स डिपार्टमेंट में 4 बंदे एम्प्लॉयज हैं, 4 एम्प्लॉयज हैं मेरे पास स्टोर डिपार्टमेंट में। मेरे पास स्टोर्स डिपार्टमेंट में 4 एम्प्लॉयज हैं। उन 4 एम्प्लॉयज की सैलरी में दे रहा हूं लेट्स जस्ट से 40,000 रुपीज। तो वो 4 बंदे पर्टिकुलरली कौन से डिपार्टमेंट के लिए रखे हैं? स्टोर्स के लिए रखे हैं। वो 4 बंदों का काम क्या है कि उन्होंने स्टोर्स देखना है। वो 4 बंदों का काम क्या है? उन्होंने रखवाली करनी है वहां पे जितना भी डिपार्टमेंट के बंदे हैं ना 4। तो उन चारों की जो भी सैलरी होगी वो मैं डायरेक्टली कौन से डिपार्टमेंट में डालूंगा? स्टोर्स डिपार्टमेंट में डालूंगा। तो मुझे पता लग गया ना कि ये सैलरी एक स्पेसिफिक स्टोर्स डिपार्टमेंट के अंदर जा रही है, जिसमें आप स्पेसिफिक ओवरहेड्स को डायरेक्टली चार्ज कर दो किसी भी डिपार्टमेंट पे। ये कहलाता है एलोकेशन। ये क्या कहलाता है? एलोकेशन। पढ़ भी लेते हैं एक दफा। एलोकेशन इज द प्रोसेस अंडर विच स्पेसिफिक ओवरहेड्स आर ऑलरेडी एलोकेटेड टू स्पेसिफिक कॉस्ट सेंटर्स। एक ऐसा प्रोसेस जिसके तहत कुछ मखसूस अखराजात को मैं कुछ मखसूस डिपार्टमेंट्स में पहले चार्ज कर देता हूं, उसे एलोकेशन कहा जाता है। बी इट MA2 या बी इट F2। एलोकेशन आपको कभी भी करने के लिए नहीं दी जाएगी। एलोकेशन आपको हमेशा एग्जामिनर करके देगा। एलोकेशन आपको एग्जामिनर हमेशा करके देगा। दूसरा प्रोसेस आता है हमारे पास अपोर्शनमेंट का। अपोर्शनमेंट क्या होती है? चलो एक चीज मुझे समझ आती है कि भाई ये इस डिपार्टमेंट में इतने बंदे हैं, तो इसकी जो भी फीस है, इसकी जो भी सैलरी है वो इस डिपार्टमेंट में डालो। फलाने डिपार्टमेंट में इतने बंदे हैं, इसकी सैलरी इस डिपार्टमेंट में डालो। डिपार्टमेंट ए में इतने बंदे हैं, इसमें डालो। डिपार्टमेंट एक्स में इतने बंदे हैं, इसमें डालो। तो ये मुझे पता लग गया, ये था एलोकेशन। अब कुछ ओवरहेड्स ऐसे होते हैं जो कि जनरल होते हैं। कुछ ओवरहेड्स कैसे हैं? जनरल हैं। तो अब वो जनरल ओवरहेड्स को मैं किस तरीके से चार्ज करूंगा अपने डिपार्टमेंट पर? एक ऐसा प्रोसेस जो जनरल ओवरहेड्स को डिपार्टमेंट के ऊपर चार्ज कर दे या डिपार्टमेंट्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दे। एक ऐसा एक्सपेंस जो जनरल ओवरहेड्स को, जैसे बिजली का बिल है, बिजली का बिल किसी एक डिपार्टमेंट का नहीं आता, बिजली का बिल पूरी फैक्ट्री का आता है, पूरे ऑफिस का आता है। डेप्रीसिएशन है, वो किसी एक डिपार्टमेंट पे नहीं लगती, पूरे ऑफिस के इक्विपमेंट पे लग रही है। तो एक ऐसा खर्चा जो पूरे ऑफिस पे लग रहा हो,
उसको ऑफिस से निकाल के डिपार्टमेंट्स के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट कर देने को कहा जाता है अपोर्शनमेंट। अपोर्शनमेंट एक ऐसे प्रोसेस को कहा जाता है जिसमें जनरल ओवरहेड्स को आप अपोर्शन करते हो बिटवीन डिफरेंट कॉस्ट सेंटर्स यूजिंग सम प्री डिटरमिन्ड बेसिस। फॉर एग्जाम्पल अब ये बेसिस ऑफ अपोर्शनमेंट क्या होते हैं भाई? देखो, अगर मैं इक्विपमेंट की बात कर रहा हूँ, मैं किसकी बात कर रहा हूँ? इक्विपमेंट की। इक्विपमेंट एज इन जो मेरे पास एसी लगा हुआ है या जो मेरे पास मशीन लगी हुई है फैक्ट्री में, अगर मैं उसकी बात कर रहा हूँ तो उसके ऊपर जो भी खर्चा मैंने किया है, वो मैं डालूंगा कॉस्ट या नेट बुक वैल्यू ऑफ इक्विपमेंट के हिसाब से। वो मैं किस पे डालूंगा? कॉस्ट या नेट बुक वैल्यू के हिसाब से। अगर मैं बात कर रहा हूं फैक्ट्री की, किसकी? फैक्ट्री की। तो फैक्ट्री का जो भी खर्चा होगा वो मैं डालता हूं मोस्टली किस पर? फ्लोर एरियाज पर। फ्लोर एरिया पर, जो कि यहां पर है पूरा। लेकिन अगर मैं बात करता हूं आपसे यूटिलिटीज की, यानी कि पावर, इलेक्ट्रिसिटी की बात करूं या मैं टेलीफोन की बात करूं, तो ये जो खर्चा है ना, ये हमेशा यूजेज पर या कंजम्पशन पर जाता है। ये परसेंटेज ऑफ यूजेज पर या फिर परसेंटेज ऑफ कंजम्पशन पर जाता है। ये फ्लोर एरिया पर नहीं जा सकता। ये किस पर जाएगा? यूजेज पर या फिर कंजम्पशन पर। अगर मैं बात करता हूँ वेलफेयर सर्विसेज, यानी कि लाइक इंश्योरेंस ऑफ एम्प्लॉय की बात कर रहा हूँ मैं, कि इतने एम्प्लॉयज़ की मैंने इंश्योरेंस करवाई है, इंश्योरेंस का इतना खर्चा है टोटल। या मैं बात करता हूँ कैफेटेरिया में जो खर्चा आ रहा है, तो वो हमेशा किस पर जाएगा? नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ पर जाएगा, क्योंकि वहाँ पर अब बंदे डायरेक्टली इन्वॉल्व हैं। आई बिलीव ये चीज़ सबको समझ आ गई होगी। एक सवाल करते हैं ताकि आप लोग को ये ज़्यादा आसानी से क्लियर हो जाए। सवाल कुछ यूँ है कि ABC PLC manufactures and sells a single product, cupcake. ABC has 3 production department, mixing, baking and packaging, and has 2 service department, cafeteria and stores. Other than that, there's a finance department that is looking after all the finances and investment done by ABC in the market. Okay, fair enough. Details for overheads जो हैं ये आपके सामने given है। इनडायरेक्ट मटेरियल और इनडायरेक्ट लेबर अगर आप देखो तो वो पहले से आपके डिपार्टमेंट्स में चार्ज किया हुआ है। वो पहले से ही आपके तमाम डिपार्टमेंट्स में चार्ज किया हुआ है, विच मीन्स ये ऑलरेडी आपके पास एलोकेटेड एंड अपोर्शनड है। ये चीज़ आपके पास ऑलरेडी क्या है? एलोकेटेड है। अपोर्शन तो नहीं कहना चाहिए, एलोकेटेड है। लेकिन अगर उसके नीचे वाले आप देखो तो रेंट ऑफ फैक्ट्री 2 लाख, डेप्रीसिएशन ऑफ इक्विपमेंट 1 लाख, पावर कॉस्ट 1.5 लाख, डेप्रीसिएशन ऑफ फैक्ट्री 2 लाख। ये तो कहीं भी चार्ज नहीं हुआ, ये तो मुझे टोटल में गिवन है। तो अब इसको टोटल से निकाल के डिपार्टमेंट्स में जब मैं डिस्ट्रीब्यूट कर दूंगा ना, इस प्रोसेस को कहा जाता है अपोर्शनमेंट। इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है? अपोर्शनमेंट। अब यहाँ पे मुझे कुछ बेसिस ऑफ अपोर्शनमेंट गिवन है। ये जो है आपके पास, ये सारी क्या है? बेसिस ऑफ अपोर्शनमेंट। मुझे चेक करना है कि कौन सी चीज किसके हिसाब से जाएगी। बल्कि गिवन है डेप्रीसिएशन ऑफ इक्विपमेंट किस पे जा रही है? बुक वैल्यू ऑफ इक्विपमेंट पे जा रही है। रेंट किस पे जा रहा है? फ्लोर एरिया पे। डेप्रीसिएशन ऑफ फैक्ट्री फ्लोर एरिया पे। पावर कॉस्ट पावर यूजेज पे जा रही है। गिवन है मुझे। अब अगर मैं बात करूं डेप्रीसिएशन ऑफ इक्विपमेंट जा रही है नेट बुक वैल्यू ऑफ इक्विपमेंट पे, तो मिक्सिंग डिपार्टमेंट में जो भी मेरे पास आपके इक्विपमेंट है उनकी बुक वैल्यू है 4 लाख। बेकिंग डिपार्टमेंट में जो भी इक्विपमेंट है उसकी बुक वैल्यू कितनी है? 2.5 लाख। पैकेजिंग वाले की 1.5 लाख, कैफेटेरिया की 75,000, स्टोर्स की 1.25 लाख। रेंट की बात करूं तो फ्लोर एरिया कितना है मेरे पास? रेंट और डेप्रिसिएशन ऑफ फैक्ट्री की बात करूं तो फ्लोर एरिया कितना है मेरे पास? मिक्सिंग का है 1250, बेकिंग का 1250, पैकेजिंग का 500, कैफेटेरिया का 500, स्टोर्स का 500। तो टोटल कितना हो गया? 4,000 हो गया। इसी तरीके से टोटल बुक वैल्यू कितनी हो गई मेरे पास? 1 मिलियन हो गई। और पावर कॉस्ट की अगर बात की जाए तो मिक्सिंग ने यूज किया 30%, बेकिंग का 35%, पैकेजिंग का 15%, कैफेटेरिया 10% एंड स्टोर्स 10%।
टोटल हो गया ये 100%। रिक्वायरमेंट पढ़ लेते हैं। ABC estimates to produce 500,000 units of cupcake for the upcoming year। ABC ने एस्टिमेट क्या लगाया कि हम कितने यूनिट्स बनाएंगे कपकेक के? 5 लाख यूनिट्स बनाएंगे कपकेक के। रिक्वायर्ड कैलकुलेट एलोकेटेड एंड अपोर्शनड ओवरहेड्स फॉर ABC PLC। कैलकुलेट एलोकेटेड एंड अपोर्शनड ओवरहेड्स फॉर ABC। शुरुआत करते हैं। मुझे करना क्या है, अब ज़रा ये चीज़ समझना। देखो, अपोर्शनमेंट बहुत आसान है। एक दफ़ा अगर आपको समझ आ जाए तो अपोर्शनमेंट से ज़्यादा आसान कुछ नहीं है। मेरे पास, मैं इसको ग्रीन से लिख रहा हूँ, जो भी चीज़ मैं यहाँ पे लिखूंगा वो ग्रीन से आ रही है। मिक्सिंग और इनडायरेक्ट मटेरियल और इनडायरेक्ट लेबर तो सारे पहले से गिवन है मेरे पास, मिक्सिंग, बेकिंग, पैकेजिंग, कैफेटेरिया, स्टोर्स के। लेकिन ये रेंट ऑफ फैक्ट्री जो है ये कितना है? 2 लाख रुपए। और इस पर एज पर फ्लोर एरिया, इसको मुझे फ्लोर एरिया के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट करना है। डेप्रिसिएशन ऑफ इक्विपमेंट को मुझे बुक वैल्यू के हिसाब से या नेट बुक वैल्यू के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट करना है। पावर कॉस्ट को मुझे पावर यूजेज के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट करना है। और डेप्रिसिएशन ऑफ फैक्ट्री को फ्लोर एरिया के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट करना है। चलो देख लेते हैं। अब ऐसा है कि रेंट ऑफ फैक्ट्री भी 2 लाख है, डेप्रिसिएशन ऑफ फैक्ट्री भी 2 लाख है, तो ये तो एक ही तरह से डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। यहां पर मैं लिख रहा हूं रेंट एंड डेप फैक्ट्री 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 फैक्ट्री, दोनों 2-2 लाख है ना, तो दोनों की वर्किंग सेम हो जाएगी। यहां बल्कि अलग अलग करवा देता हूं। पहले रेंट ऑफ फैक्ट्री कर लेते हैं। मेरा रेंट टोटल में कितना है? 2 लाख है। ऑन द बेसिस ऑफ फ्लोर एरिया, मेरी पूरी की पूरी फैक्ट्री का फ्लोर एरिया कितना है? 4000। कितना है? 4000 स्क्वायर फीट। इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दूंगा, डिवाइड कर दूंगा 4000 से। 4000 स्क्वायर फीट कर दूंगा। मेरे पास 1 स्क्वायर फीट का रेंट आ गया। मेरे पास आ गया $50 पर स्क्वायर फीट। मेरे पास रेंट कितना आ गया? $50 पर स्क्वायर फीट। अब इस रेट को मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा किससे? रेंट फ्लोर एरिया। मिक्सिंग का फ्लोर एरिया कितना है? 1250। तो इस 50 को मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा, अगर मुझे मिक्सिंग चाहिए तो 1250 से 50 मेरे पास 50 इंटू 1250, ये आ रहा है मेरे पास 60,500। अच्छा, अब ये चीज हम करते हैं बेकिंग के लिए। बेकिंग का भी इत्तेफाक से कवर्ड एरिया कितना है? 1250। तो बेकिंग का भी सेम आ जाएगा 62,500। पैकेजिंग ये मेरे पास कवर्ड एरिया मेरे पास 500, तो ये आ जाएगा मेरे पास 25,000। इसी तरीके से अब डेप्रिसिएशन ऑफ फैक्ट्री करते हैं। डेप्रिसिएशन ऑफ फैक्ट्री भी 2 लाख है, और ये भी जाएगी किस पर? फ्लोर एरिया पर। टोटल फ्लोर एरिया कितना है? कितना आ गया? तो ये भी कितना आ गया? $50 पर स्क्वायर फीट आ गया। अगेन 1250 और 500, ये भी सेम आ जाएगा। अब आते हैं डेप्रिसिएशन ऑफ इक्विपमेंट। कितनी है मेरे पास? 1 लाख है। डेप्रिसिएशन ऑफ इक्विपमेंट
डेप्रिसिएशन ऑफ इक्विपमेंट का बेसिस ऑफ अपोर्शनमेंट क्या है मेरे पास? डेप्रिसिएशन है मेरे पास $1,00,000। बुक वैल्यू कितनी है मेरे पास? बुक वैल्यू है मेरे पास $1,000,000। तो 1,00,000 डिवाइडेड बाय 1,000,000, रेट आ गया मेरे पास $0.1 का रेट आ गया मेरे पास। अब आते हैं बुक वैल्यू ऑफ मिक्सिंग डिपार्टमेंट की बुक वैल्यू कितनी है? 4,00,000। तो मिक्सिंग डिपार्टमेंट की डेप्रिसिएशन आ गई मेरे पास 40,000। कुछ भी नहीं किया मैंने, 0.1 मल्टीप्लाई बाय 400,000 कर दिया। और अगर मुझे ये चीज चाहिए होगी किसमें? बेकिंग में। बेकिंग की बुक वैल्यू कितनी है? 250,000। तो ये 4,00,000 की जगह क्या आ जाएगा मेरे पास? 250,000 आ जाएगा। तो यहां पर आ जाएगा 25,000। ऊपर चलते हैं, 1,50,000, तो यहां आ गया 15,000। फिर आते हैं, यहां आ गया 7,500। और यहां पर आ गया मेरे पास 12,500। इस तरीके से ये टोटल कितना हो गया? 100,000 हो गया। अच्छा, मैंने ये आंसर सही निकाला है या नहीं निकाला, इसको चेक करने का एक तरीका भी होता है। देखो, मैं इन सब को, ये जो मैंने ग्रीन में लिखे हैं यहाँ पर, जिन पर मैंने अभी येलो हाईलाइट किया है, इन सब को आप ऐड करो, आपके पास 2,00,000 आना चाहिए। अगर आपके पास 2,00,000 आंसर आ गया, मतलब आपकी ये पूरी कैलकुलेशन सही है। तो चेक कर लेते हैं, 62,500 प्लस 62,500 प्लस 25,000 प्लस 25,000 प्लस 25,000, एग्जैक्टली 2,00,000 आ रहे स्टूडेंट्स, मतलब मेरी वर्किंग सही है। और यही चीज हम यहां भी चेक कर लेते हैं अभी। 40,000 प्लस 25,000 प्लस 15,000 प्लस 7,500 प्लस 12,500, एग्जैक्टली 1,00,000 आ रहा है स्टूडेंट्स, मतलब मेरी वर्किंग सही है। अब ये आखिरी वर्किंग रह गई है हमारे पास पावर कॉस्ट की। अच्छा, पावर कॉस्ट जो है वो मेरी जा रही है पावर यूजेज पर। 30, 35, 15, 10, 10। कुछ भी नहीं करना, 1,50,000 की कॉस्ट है, मिक्सिंग डिपार्टमेंट है 30% पे, तो 150,000 मल्टीप्लाई बाय 30%, ये आ गया मेरे पास 45,000। अच्छा, उसके बाद 35% है, 52,500। $22,500। और उसके बाद 15,000 और 15,000। ऐड करके देख लेते हैं हमारा आंसर सही आया या नहीं आया। एग्जैक्टली 1,50,000 आ रहा है, मतलब मेरी ये वर्किंग भी सही है। अब देखो एक चीज, ऑब्वियसली ये वाली वर्किंग भी मेरी सही होगी। अब हमने करना क्या है, मुझे टोटल एलोकेटेड एंड अपोर्शनड ओवरहेड्स निकालने थे फॉर ईच डिपार्टमेंट। ये लिखा हुआ है ना, एबीसी पीएलसी के टोटल एलोकेटेड एंड अपोर्शनड ओवरहेड्स निकालने थे। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, मैं सबसे पहले टोटल जितना कॉलम लिखा हुआ है ना, उसको यहां पर टोटल मेंशन कर दूंगा। और ये कितना आ रहा है ऐड करके देख लेते हैं। दैट इज 25 प्लस 375, 400,000, 600,000, 700,000, 900,000 एंड 1,050,000। ये आ रहा है मेरे पास 1,50,000 आ रहे हैं मेरे पास। अब मैं इन सब को इंडिविजुअली डिपार्टमेंट वाइज ऐड करूंगा। जैसे ये मिक्सिंग डिपार्टमेंट है, तो ये मिक्सिंग डिपार्टमेंट के ओवरहेड्स को ऐड करूंगा मैं। ये कितना आ रहा है मेरे पास? 5,000 प्लस 85,000, 62,500 प्लस 62,500 प्लस 40,000 प्लस 45,000। तो ये मेरे पास आ रहा है 300,000। ये मेरे पास कितना आ रहा है?
300,000। अब बेकिंग को ऐड कर लेते हैं, 7,000 प्लस 65,000 प्लस 62,500 प्लस 25,000 प्लस 52,500 प्लस 62,500। तो ये मेरे पास आ रहा है 274,500। पैकेजिंग को ऐड करते हैं, 182,500। कैफेटेरिया पर चलते हैं, वन फोर नाइन 500 और आखिर में स्टोर्स। वन 43500। ये मेरे पास डिपार्टमेंट वाइज ओवरहेड्स आ गए। ये जो ब्लू में मैंने हाईलाइट किए हैं, ये सारे मेरे पास डिपार्टमेंट वाइज क्या आ गए, एलोकेटेड एंड अपोर्शनड ओवरहेड्स आ गए। अब मुझे कैसे पता मेरा ये आंसर सही है या नहीं? इस आंसर को, ये जितने भी मैंने बी ब्लू से हाईलाइट किए हैं, आप जब इन सब को ऐड करोगे तो आपके पास ये वाला आंसर आ जाना चाहिए। अगर आपके पास ये आंसर आ रहा है मतलब आपकी जितनी भी वर्किंग है वो सही है। ऐड करके देख लेते हैं। प्लस 2500 प्लस 274,500 प्लस 300,000। गाइज एग्जैक्टली 1050,000 आंसर आ रहा है। मतलब मेरी ये जितनी भी वर्किंग है, ये सारी वर्किंग क्या है, सही है। आई बिलीव यहाँ तक सबको समझ आ गया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मैं आप लोगों को रीअपोर्शनमेंट भी पढ़ाऊंगा। तब तक अगर आप लोग का कोई भी सवाल होता है तो यू गाइस कैन कॉन्टैक्ट मी एनी टाइम, और यू कैन कमेंट बिलो ऑन माई यूट्यूब चैनल इन दिस वीडियो। आपको उसका रिस्पॉन्स ज़रूर मिल जाएगा। बहुत सारा अपना ख्याल रखना, मुझे दुआओं में याद रखना। इंशाल्लाह आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मुलाकात होती है। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।